प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले एस्केलमेंथीज में। इस वीडियो के सीक्वेंस का नाम रखा गया आर स्क्वायर फार्मूला, जिसे हमने आपसे बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं प्रश्नों का निचोड़ है। एक्चुअली में हम लोग बीपीएससी जूलॉजी के लिए हम लोग अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं और जेएसएससी के लिए भी हम लोग बायोलॉजी के लिए अपने क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसे हम आर स्क्वायर फार्मूला कहते हैं, रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रिपीट करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात यह प्रश्न अगर आपके एग्जाम में दोबारा से पूछ लिया जाए तो उसमें कोई भी गलत होने का चांस ना हो, इसीलिए हम लोग इस तरह की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, साइक्लोप्स किसका द्वितीयक पोषक है? तो आपको बताना है साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, साइक्लोप्स सेकेंडरी होस्ट है हुकवर्म का, पिन वर्म का, नेहरूआ पिन यानी गिनी वर्म का और गोल क्रीम का। किसका है? तो आप कहेंगे सही आंसर होगा ग्यूनिया वार्म, यानी जो आपका ये है, कौन सा वार्म कहते हैं, तो इसका हिंदी में नाम है गिनी वार्म, गिनी वार्म का है। और गिनी वार्म को हिंदी में क्या कहते हैं? नेहरूआ कहते हैं। गिनिया बार्म या गिनी बार्म जो है एस्केलमेंथीज फाइलम का जंतु है। किसका जंतु है? एस्केलमेंथीज फाइलम का जंतु है। यह एक परजीवी पैरासाइट है, यह एक परजीवी है और यह एक पैरासाइट है। इसका प्राथमिक पोषक, अगर प्राथमिक पोषक की बात करें तो ये तो मनुष्य होता है। प्राथमिक पोषक कौन होता है? मनुष्य होता है। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा जाता है कई बार कि द्वितीयक पोषक कौन होता है, तो द्वितीयक पोषक साइक्लोप्स होता है। द्वितीयक पोषक कौन होता है? साइक्लोप्स होता है। साइक्लोप्स क्या है? एक जलीय आर्थ्रोपोडा है जो कि क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत आता है। साइक्लोप्स क्या है? एक जलीय है, जल में रहने वाला एक कुटिक आर्थ्रोपोडा है और ये क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साइक्लोप्स द्वितीयक पोषक है। और ये कौन है? जो है ये है ग्यूनिया वार्म है और ये पैरासाइट होता है किसके ऊपर? मनुष्य का, और प्राइमरी मनुष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नर एस्केरिस यानी मेल एस्केरिस की अगर हम बात करें, नर एस्केरिस डिफर फ्रॉम द मादा एस्केरिस, मादा एस्केरिस से किस प्रकार से भिन्न है? नर, जैसे ये जो है नर और मादा यहाँ पे अलग पाए जाते हैं, तो यहाँ नर अलग है, मादा अलग है। लेकिन एक गुणवत्ता है कि नर और मादा में दोनों में अलग अलग बॉडी डिजाइन होती है। तो कह रहा किसके आधार पे हम इन्हें अलग कर सकते हैं, यानी मार्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे आपको आंसर करना है। अब यहाँ पर अगर आंसर देखेंगे तो आपका लिप्स हो जाएगा, जो कि नहीं है, एम्फिट्स नहीं है, पूंछ नहीं है। आपका सही आंसर होगा पीनियल स्पोर्ट्स। किस पे? पीनियल स्पिक्यूल्स के आधार पे आप इसे अलग कर सकते हैं। किसको? मेल और फीमेल को अलग कर सकते हैं। नर एस्केरिस तथा मादा एस्केरिस की कई भिन्नताएं होती हैं। नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस में कई भिन्नताएं होती हैं। नर की मोटाई कम होती है और पूंछ मुड़ी होती है। नर की मोटाई कम होती है और पूंछ मुड़ी होती है। देखिएगा, नर जो है वो दुबले हैं और इनकी जो पूंछ की स्थिति है वो क्या है? मुड़ी हुई है, हल्का सी पूंछ टेढ़ी होती है नर एस्केरिस की। ठीक है, जबकि मादा की पूंछ क्या होती है? सीधी होती है। मादा क्या होती है? इसकी तुलना में मोटी होती हैं और इसकी पूंछ जो होती है कैसी होती है? सीधी होती है। तो पहला लक्षण नर की पूंछ का टेढ़ा होना और दूसरा लक्षण है कि मादा की पूंछ का सीधा होना, और नर की मोटाई का कम होना और मादा की मोटाई का ज़्यादा होना। नर में क्लोएका, क्लोएका जो है जहाँ से मल सिक्रीट होता है, क्लोएका में दो सुई जैसी संरचना निकली होती है जिन्हें पीनियल स्पेक्यूल्स कहते हैं। कह रहा जो नर होता है इसमें क्लोएका में दो जो है सुई जैसी संरचना निकली होती हैं जिन्हें पीनियल स्पेक्यूल्स कहते हैं। ये कपलेटरी सीटी भी कहलाता है, यही आर्गन कपलेटरी सीटी भी कहलाता है। यह मैथुन यानी कपुलेशन के समय इसका उपयोग करते हैं। लिप्स, एम्फिट्स और पूंछ नर और मादा दोनों में होती हैं। ठीक है, नर एस्केरिस में एक वृषण, नर एस्केरिस में एक वृषण यानी टेस्टिस पाया जाता है, एक होता है, और मादा एस्केरिस में दो अंडाशय होते हैं। अंडाशय कितने होते हैं? दो अंडाशय। तो दो अंडाशय का कॉन्सेप्ट जो हायर एनिमल में है, ये कहाँ से आया है? हायर एनिमल में दो अंडाशय का कॉन्सेप्ट अगर मैच करेंगे तो एस्केलमेंथीज से आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, टेस्टिस की मात्रा एक है और टेस्टिस किस में पाया जाएगा? मेल में, और फीमेल में जो पाया जाएगा यानी मादा में जो पाया जाएगा वो अंडाशय पाया जाएगा और उसकी मात्रा कितनी होगी? दो होगी। तो दो प्रश्न आप डन कर चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ स्क्रीन पे इस प्रकार से है और इसका आंसर आपको बता देना। कह रहा वयस्क एस्केरिस, एस्केरिस जो है एडल्ट है और उसमें पाए जाने वाले वृषणों की कुल संख्या कितनी होगी?
आपसे टेस्टिस की संख्या पूछ ले, हालांकि अभी डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा कि टेस्टिस कितने होते हैं, एक होते हैं, और ओवरी कितनी होती हैं, दो होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एक, आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, एस्केरिस में कितने वृषण पाए जाते हैं। सेम प्रश्न रिपीट कर दिया दूसरे साल पेपर में, आरपीएससी में, यानी राजस्थान में ये पेपर हुआ था स्कूल लेक्चरर का, और वहां पे ये प्रश्न देखिए पूछा गया। राजस्थान में यही प्रश्न सेम पूछ लिया, यही प्रश्न आपके उत्तराखंड में पूछा गया था, यही प्रश्न उत्तर प्रदेश टीजीटी में पूछा गया, और यही प्रश्न आपके जो है झारखंड में भी पूछा जाएगा। आप तैयार हो जाएं। कह रहा है एस्केरिस में कितने वृषण पाए जाते हैं, तो आप बिना संकोच के कह सकते हैं एक, और अंडा से कितने होते हैं फीमेल में, दो। ठीक। सीट वर्म जो होते हैं, सीट वर्म जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में, किस क्रीम का दूसरा नाम है, यानी कौन सा ऐसा कृमि है, कौन सा ऐसा वर्म है जिसका दूसरा नाम है सीट वर्म, तो आपका होता है पिन वर्म। पिन वर्म का दूसरा नाम क्या होता है, सीट वर्म होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पिन वर्म। सीट वर्म पिन वर्म का दूसरा नाम है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। सीट वर्म पिन वर्म का दूसरा नाम होता है, और जिसका अर्थ होता है, वैज्ञानिक नाम होता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस होता है। यह मनुष्य का सबसे साधारण निमेटोडा परजीवी है, जो लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। कह रहा है ये मनुष्य का ऐसा परजीवी है, संपूर्ण विश्व में पाया जाता है, निमेटोडा है। ठीक है, निमेटोडा पे परजीवी होता है। किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती, मतलब संघ है लेकिन उसमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती। शरीर में शरीर गुहा नहीं है, यानी कैविटी नहीं होती है, लेकिन देख करके अनुभव होता है कैविटी है, तो वो कौन सा होगा। अच्छा, नहीं पाई जाती, निमेटोडा अनुपस्थित है किसमें, निमेटोडा में। कह रहा वास्तविक देह गुहा जिसे कि सिलोम कहा जाता है, वह होती है जो भ्रूणी एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। यह उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए संघों निमेटोडा संघ में नहीं होता है। आभासी कूट गुहा स्यूडोसिलोम किसमें पाया जाता है, यहाँ कह रहा है कि स्यूडोसिलोम पाई जाती हैं, जो कि भ्रूण के ब्लास्टोसील से उत्पन्न होती हैं, या ब्लास्टोसील से डेराइव्ड होकर के बनती। एस्केरिस के देह गुहा है, एस्केरिस की देह गुहा होती है एस्केरिस में, तो आप बताएंगे एस्केरिस की देह गुहा कैसे होती है, स्यूडोसिलोम होता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका बी वाला, राजस्थान पीसीएस के द्वारा स्कूल लेक्चरर में यह प्रश्न आपके पूछा गया। अगला प्रश्न भी यह भी राजस्थान में ही पूछा गया। देखिए, आभासी देह गुहा का निर्माण होता है किससे, आभासी मतलब होता है झूठा, तो स्यूडोसिलोम किस में पाया जाता है, तो स्यूडोसिलोम पाया जाता है ब्लास्टोसील कैविटी में डेवलप होता है। कहाँ से होता है, ब्लास्टोसील कैविटी में। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कह रहा कौन ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना। अखंडी कूटगुआ निमेटोडा, अखंडी अप्रगुही कूटगुआ प्लेटेलमिंथीज, बिखंडी कूटगुआ एनिलिडा, और बिखंडी रक्त गुहिका प्राणी जो है मोलस्का। अब यहाँ पा जाते हैं, इंग्लिश में दिया गया अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोम निमेटोडा, अनसेगमेंटेड एसिलोमेट प्लेटेलमिंथीज, मेटामेरिक सिलोमेट एनिलिडा, और मेटामेरिक ह्यूमोसिलोज जो है ये आपका हो जाएगा मोलस्का। और कह रहा कि कौन करेक्टली मैच नहीं है, यानी एक है जो करेक्टली मैच नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी मोलस्का जो है करेक्टली मैच नहीं है। एलटी ग्रेड शिक्षक में उत्तर प्रदेश में यह प्रश्न आपका पूछा गया। शरीर की दीवार और आहार नाल के मध्य पाई जाने वाली गुहा जो किसी ऊतक में घिरी नहीं होती, कह रहा जो किसी ऊतक से घिरी नहीं होती है उसे स्यूडोसिलोम कहते हैं। निमेटोडा संघ के सदस्यों में अखंडित स्यूडोसिलोम पाया जाता है। प्लेटेलमिंथीज अखंडी आगुही प्राणी होते हैं, विखंडी प्रगुही प्राणी होते हैं। मोलस्का यूसिलोमेटा प्राणी जिसका कोमल शरीर खंडयुक्त नहीं होता है। आगे आ जाते हैं, मिथ्या देह गुहा यानी स्यूडोसिलोम, मिथ्या देह गुहा या अर्थात स्यूडोसिलोम की अवस्था है। मिथ्या देह गुहा मतलब झूठी देह गुहा की अवस्था क्या होती है, तो उसकी अवस्था होती, झूठी देह गुहा की अवस्था होती, कहेंगे दे आर द नो सिलोमेटिक कैविटी, इसमें सिलोमेटिक कैविटी नहीं होती है। सिलोमेटिक कैविटी इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, ये भी नहीं है, आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सिलोम कैविटी नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, सिलोम कैविटी जो है ये मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम कहते हैं। एलटी ग्रेड में यह भी प्रश्न भी 2018 के दूसरे सेक्शन में पूछा गया था, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो वहां पे पूछा गया था उत्तर प्रदेश में।
रोमडेटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में आता है? रोमडेटी फार्म लार्वा जो है जीवन चक्र में आता किसके? तो आपको बताना है रोमडेटी फार्म लार्वा जो है जीवन चक्र में आता गोल्ड वर्म के यानी एस्केरिस के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एस्केरिस। पीएचडी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है। एस्केरिस गोल्ड क्रिप के जीवन चक्र में भ्रूणी परिवर्धन के दौरान गैस्टुला का निर्माण होता है। यही बाद में लंबा होकर के प्रथम शिशु प्रवस्था बनाता है जो रोमडेटी फार्म लार्वा कहलाते हैं। बुचेरेरिया के द्वारा फाइलेरियासिस यानी जो बुचेरेरिया है इसके द्वारा फाइलेरियासिस नामक रोग जिसे हाथी पांव कहा जाता है का कारण होता है वह है हाथी पांव का कारण जो बुचेरिया आपका बैंक्राफ्टी बाउचेरिया बैंक्राफ्टी जो ये वार्म है इससे आपको एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस नामक रोग हो जाता है। और इसी रोग को कैरा किसका वह कौन है? तो आपको बताना है लसिका ग्रंथ में अवरोध हो जाता है ब्लॉक ऑफ द लिम्फ ग्लैंड और इसी कारण ऐसा होता है। फाइलेरिया परजीवी बाउचेरिया लसिका ग्रंथियों में तथा वाहिका के अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। विशेषकर नीचे के पादों यानी पैर तथा जनन अंगों में लसिका वाहिनियों में होते हैं जिस कारण वह सूजन उत्पन्न हो जाती है। हाथी पांव नामक रोग किससे होता है? हाथी पांव नामक रोग जो है मच्छर इसका वाहक होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। हालांकि रोग होता है स्केलमेंथीज के कारण, तो इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से यह रोग फैलता है। अगर कोई पेशेंट आपके पास में है और क्यूलेक्स मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो आपको यह रोग के सिम्टम दिखाई पड़ने लगेंगे। हालांकि मोस्टली यह रोग जो है किससे चलता है? जेनेटिक चलता है, लेकिन इसका रोग जो है कैसे आता है? फाइलेरिया, हाथी पांव, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी द्वारा उत्पन्न होता है। इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। जबकि संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को काटता है तो उसके परजीवी मनुष्य में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हाथी पांव अथवा फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित होता है किसमें? हाथी पांव अथवा फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित होता किसमें? एलिफेंटियासिस फाइलेरिया की डिजीज में स्थानांतरित होता किससे होता? तो आप कहेंगे यहाँ पे मॉस्किटो के द्वारा लेके जाया जाता, क्यूलेक्स मॉस्किटो पहुंचाता है। निम्न में से मनुष्य में हाथी पांव फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है कौन? तो वो बाउचेरिया बैंक्राफ्टी आपका ये पीछे से हो चुका, बाउचेरिया द्वारा उत्पन्न होता है हाथी पांव। ठीक है, ये प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब टॉपिक यही है, प्रश्न घुमा फिरा करके अलग अलग भाषा शैली में आपसे पूछा गया है। कैरा गोल्ड क्रीम जिसे निमेटोडा के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप कहेंगे फाइलेरियासिस नामक रोग हो जाता है। फाइलेरियासिस नामक रोग बाउचेरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। यह प्लेटेलमेंथिस संघ के एक परजीवी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। कैरा मानव रुधिर में साइक्रोफाइलेरिया की उपस्थिति से फाइलेरिया निदानित किया जाता है। इसके लिए रक्त का नमूना लिया जाता है कब? रक्त का नमूना कब लिया जाएगा? तो कैरा रक्त का नमूना लिया जाएगा बिटवीन 10 PM टू द 4 AM नाइट में, रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक इसका लिया जा सकता है नमूना। कैरा बाउचेरिया बैंक्राफ्टी एस्केलमेंथीज संघ का सदस्य होता है जो शीतोष्ण क्षेत्रों यानी हाथी पांव या फाइलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी है। वयस्क कृमि लसिका ग्रंथियों और लसिका द्रव में रहता है। निश्चित अवधि के विशेष रूप में रात्रि के समय 10 बजे से सुबह 4 बजे तक रक्त लेते हैं। इसलिए इस लार्वा को माइक्रोफाइलेरिया नेक्टरना भी कहा जाता है और इस समय परीक्षण हेतु रक्त का नमूना लेना उचित माना जाता है। बाउचेरिया बैंक्राफ्टी के लार्वा को क्या कहते हैं? अब ऊपर हो चुका है, वही पूछ लिया है। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा क्या कहा जाता है? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। पीजीटी के एग्जाम में 2013 में यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका। आगे बढ़ जाते हैं। जरायुजी किसे कहते हैं? जरायुजी मतलब होता है कि ऐसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे जरायुजी कहते हैं। ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं उसे अंडज कहते हैं। और कुछ एक प्राणी होता है जिसका नाम कंगारू, अंड जरायुजी प्राणी कहते हैं। ओबोविविपेरस कहा जाता है। उसके पीछे रीजन होता है कि वह इमेच्योर बच्चे को जन्म देता, बच्चा उसके ब्रूड पाउच में बैठा रहता है और वहीं से मेमरी ग्लैंड से दूध को सक करता रहता, फिर बड़ा होता तो ब्रूड पाउच से अलग हो जाता। तो कहने का अर्थ यह है कि जरायुजी प्राणी प्रायः मिलता है। जरायुजी प्राणी में कौन प्रायः मिलता है, क्या मिलता है? तो आप कहेंगे बाउचेरिया के जो लार्वा हैं जरायुजी प्राणी में देखने को मिल जाएंगे और इससे हाथी पांव जैसे रोग हो जाते हैं।
सिंसिशियल अधिचर्म पाया जाता है, सिंसिशियल अधिचर्म पाया जाता है एस्केरिस में। किस में पाया जाता है? एस्केरिस में सिंसिशियल अधिचर्म पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सिंसिशियल अधिचर्म। कहाँ चला गया? सिंसिशियल अधिचर्म पाया जाता है एस्केरिस में। आगे आ जाते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता मतलब नर और मादा का अलग अलग होना। तो ये एस्केरिस में नर और मादा अलग अलग होते हैं, तो बताना ही नहीं। कह रहा जब नर और मादा के बाह्य लक्षणों के आधार पर यानी एक्सटर्नल फीचर के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सके तो उसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। नर और मादा बाह्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग विभेद किया जा सकता है। और मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि नर और मादा को अलग कैसे किया जा सकता है। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है एस्केरिस में। लैंगिक द्विरूपता किसमें दिखाई देती है? एस्केरिस में दिखाई देती है। एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक कहलाता है। एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे रेमडिटी फार्म लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? रेमडिटी फार्म लार्वा कहलाता है। एस्केरिस के जीवन चक्र में कुल 4 तरुण डिंबक अवस्थाएं पाई जाती हैं जो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से? प्रथम प्रवस्था रोमडिटी फार्म लार्वा, द्वितीय प्रवस्था एम्ब्रियोनेट लार्वा और तृतीय प्रवस्था जो है जुवेनाइल यानी तरुण और चतुर्थ प्रवस्था भी तरुण के नाम से जानी जाती है। एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक रोमडिटी फार्म लार्वा कहलाता है। यह द्वितीय जुवेनाइल अवस्था और एम्ब्रियोनेटेड अंडे होते हैं। यह मनुष्य के लिए संक्रामक होते हैं। एस्केरिस के मध्य पोषक अनुपस्थित होता है। मनुष्य में एस्केरिस की संक्रमण अवस्था होती है। मनुष्य में एस्केरिस की संक्रमण अवस्था होती है। प्रथम जुवेनाइल, द्वितीय जुवेनाइल, तृतीय जुवेनाइल, चतुर्थ जुवेनाइल। तो कौन सी अवस्था होती है? तो आप कहेंगे सेकंड जुवेनाइल फेज। एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है फुफ्फुस में, यकृत में, आमाशय में और आंत में। द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ट ऑफ द लार्वा ऑफ द एस्केरिस इज अकर्स इन द तो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक पोषदी अंतः परजीवी है। इसके लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन मनुष्य के आंत में होता है। माइक्रोफाइलेरियाई रात के समय निवास करते हैं। माइक्रोफाइलेरियाई रात के समय निवास करते हैं। कह रहा माइक्रोफाइलेरिया ड्यूरिंग नाइट रेसिड्यू इन कहाँ पे? पेरिफेरल वेसल्स में, डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में, केबियल वेन में या आपके मेजेंट्रीज वेन में। तो सही आंसर होगा पेरिफेरल वेसल्स में पाए जाते हैं। माइक्रोफाइलेरिया बाउचेरिया बैंक्राफ्टी की संक्रामक अवस्था लार्वा अवस्था जो फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य के रुधिर में ये परजीवी रात और दिन में अलग अलग तरह से निवास करते हैं। रात में जब ये ऊपरी और बाहरी रुधिरिकाओं में पाए जाते हैं तो भीतर की वाहिकाओं में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं है? कह रहा कोई मध्यस्थ पोषक नहीं है, यानी ए सिंगल है तो ए एस्केरिस है, इसका कोई मध्यस्थ पोषक नहीं मिलेगा। ऊपर्युक्त विकल्पों में से एस्केरिस ऐसा परजीवी है जो कि अपना जीवन चक्र एक पोषद में पूर्ण करता है। इसका कोई द्वितीयक या मध्यस्थ पोषद नहीं होता। सामान्यतः एस्केरिस का पोषद मनुष्य होता है। निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है? किसमें मध्यस्थ पोषक नहीं पाए जाते हैं? तो वो आपका हो जाएगा एस्केरिस। किसमें नहीं पाए जाते हैं? राउंड वार्म। राउंड वार्म को आप गोल्डक्रिम कहते हैं या एस्केरिस भी कह सकते हैं। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है? किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है आपको बताना है। तो अभी आपका वही प्रश्न है एस्केरिस वाला। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है? यानी मध्यवर्ती भी कोई नहीं पाया जाएगा तो वो आपका कौन होगा? एस्केरिस ही होगा। एलटी ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टीजीटी में कई बार पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। और आपको बताना एस्केरिस में उत्सर्जन अंग किस आकार का होता है? एस्केरिस का उत्सर्जन अंग किस आकार का होता है? तो आपका आंसर आ जाएगा एच आकार का होता है। कैसा होता है? एच आकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। एस्केरिस में यच के आकार का उत्सर्जन अंग तंत्र होता है। यह एक अकेली कोशिका से विकसित होता है। इसे रिनेट कोशिका भी कहते हैं। यह कोशिकाओं में नलिकाओं के लिए निर्माण में जिम्मेदार होता है। इसे आपस में यच आकार की संरचना दिखाई देती है। अमीबी शुक्राणु यानी अमीबॉयड स्पर्म्स आर फाउंड इन। अमीबॉयड स्पर्म किस में पाए जाते हैं? जिसका स्पर्म जो है अमीबा जैसा यानी कोशिका जो है कोशिका का निश्चित आकार नहीं होता, वो किस में पाया जाता है? अब ये बताना। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप कहेंगे यह एस्केरिस में पाया जाता है। सही आंसर होगा एस्केरिस।
एस्केरिस का शुक्राणु, यह एस्केरिस में शुक्राणु पुच्छ विहीन अमीबॉइड तथा असममित एसिमेट्रिकल होते हैं और ये गोल कृमि यानी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस में पाए जाते हैं। रूट नाट रोग उत्पन्न होता है, रूट नाट रोग जो है उत्पन्न होता है किससे होता है, तो आप कहेंगे निमेटोडा से। किससे होता है, निमेटोडा वर्ग के सदस्यों से। आगे आपका आंसर है मेलोडोजॉइन नामक निमेटोडा की कुछ प्रजातियां वृक्षों, झाड़ी और साग के जड़ों में रोगग्रस्त कर देते हैं, जिसे रूट नाट रोग के नाम से जाना जाता है। लोवा द्वारा संचरित संक्रामक का संवाहक कौन होगा, लोवा द्वारा जो संक्रमित संवाहक होगा उसका कौन होगा, तो उसका हो जाता है क्राइसोप स्पीसीज। लोवा एक निमेटोडा जो लोवा फाइलिनेसिस नामक रोग पैदा करता है। यह रोग का वाहक क्राइसेप्स प्रजाति की मक्खियां होती हैं। लोवा में आई वार्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह आंखों की श्लेष्मा में स्थापित होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये आज का एस्केलमेंथीज का पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। आपका एस्केलमेंथीज से इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चैनल को देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।